So, welcome back, students. This is the fourth lecture of the series that we are going on with, which is NCRT Indian Polity for Foundation Batch, Adarshila, conducted by Center for Ambition. And this is also the third part of the second chapter, Rights in the Indian Constitution. So, in the previous video, I have completed right to equality, our articles 14 to 18. I have completed all the articles. In this lecture, I'll be discussing about Article 19, which is right to freedom. So, when I say freedom, freedom means ki liberty of expressing my thoughts, liberty of expressing my views. Liberty has come from a word liber, which means freedom. So, it is used in a very elaborated form in the constitution we see. ठीक है, तो we have got 6 freedoms under Article 19, which are right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without arms, right to form associations, union, cooperative societies. Cooperative society is very important. When I'll discuss, I'll tell you in the detail. I'll also mention ki, why it is important. Right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession, carry on any occupation, trade and business. Okay. So earlier we had 7 freedoms under right to freedom. Right to property, which was in under Article 19, subclause F, was deleted by 44th Amendment, as I have discussed it earlier. So suppose मतलब what's the way to learn it? I'll tell you by an example. Suppose I'm delivering a lecture here in the class. मुझसे पहले एक बच्चा आके he delivers a speech regarding the UPSC and the selection procedure, criticize करता है या फिर कोई बात करता है कि vacancies बहुत कम आती हैं, even though we need a lot of civil servants in the country, but still vacancies are very less. ठीक है, 4000 की जरूरत है but 800 ही वैकेंसी आ पा रही है. तो he delivers a speech, ठीक है, और कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 19 सब क्लॉज ए में वील सी वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट ही सेड कि सिर्फ क्लास में बैठ के बातें करने से तो होगा नहीं, लेट्स मूव आउटसाइड. ठीक है, लेट्स असेंबल देयर. बाहर जाके हम लोग और लोगों को बताते हैं और वहां पर व्यवस्था करते हैं. तो व्हाट ही डज, असेंबल करता है वो बाहर जाके. ठीक है, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर कि 19 सब क्लॉज बी टेल्स अबाउट असेंबली. ठीक है, पीसफुल असेंबली, आर्म्स लेके नहीं जा सकते आप. ठीक है, इट टेल्स अबाउट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई एम गिविंग. जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसा एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट दिस इज एन एग्जाम्पल टू मेक यू लर्न व्हाट आर द सीक्वेंस दैट कम्स. ठीक है, तो 19A में पहले उसने स्पीच दिया अबाउट द इरेशनल वैकेंसी और प्रोसीजर के बिहाफ पे. सेकेंडली असेंबली उसने किया, यहाँ से ले गया लोगों को ऊपर. ठीक है, वहाँ पर और लोगों को इकट्ठा कर लिया और बातें करने लगे, तो इट वाज असेंबली. थर्डली उन लोगों ने क्या सोचा कि ओके नाउ वी हैव अ बिगर ग्रुप, लेट्स मेक अ बोर्ड आउट ऑफ इट. ठीक है, एक एसोसिएशन बना लेते हैं हम, बिल्कुल. ठीक है, सिविल सर्वेंट एसोसिएशन. ठीक है, तो थर्ड राइट हमारे पास क्या है, दैट वी कैन मेक एन एसोसिएशन आउट ऑफ इट. ओके, नाउ अब एसोसिएशन बन गई, बैनर बन गया, बोर्ड बन गया, सब कुछ हो गया. नाउ हमने क्या सोचा कि अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, लेट्स गो टू द पार्लियामेंट. वहां पर जब पार्लियामेंट्रीज निकलेंगे तो दे विल सी कि हम लोग यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं किसी चीज की, तो हमारा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंड दैट दे मूव्ड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दैट आर्टिकल 19 एंड सब क्लॉज डी वी हैव फ्रीडम टू मूव फ्रीली. ठीक है, तो हम उसको इस चीज से याद रख सकते हैं कि जैसे हम लोग पार्लियामेंट गए थे, वहां हम लोग मतलब यहाँ से हम लोग पार्लियामेंट गए तो वी मूव्ड. तो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस कि हाँ 19
क्लॉज डी में है दैट वी कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब वी मूव्ड बट किसी ने ध्यान दिया नहीं हम पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री गुजरे बट किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया। तो व्हाट वी डिड कि हम वहीं सेटल हो गए, ठीक है। सेटल हो गए मतलब कि हमने बोला कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी हम तो यहीं रहेंगे। तो व्हाट वी डिड, वी सेटल्ड। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज एन एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे रोड रोक के बैठ सकते हो या फिर कुछ भी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू लर्न द सीक्वेंस ऑफ द आर्टिकल 19, ठीक है। तो व्हेन यू सेटल्ड देयर, तो क्या हुआ, हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज ई विच इज यू हैव राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमें याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू प्रोफेशन। तो व्हाट हैपेंड व्हेन वी सेटल्ड देयर, अब बहुत दिन हो गए भाई, तो फिर वहां पर किसी ने चाय की टपरी खोल ली, किसी ने कोई और दुकान खोल ली, तो वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज देयर, ठीक है। तो प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया हमने। तो दीज आर द वे वी कैन लर्न द सीक्वेंस ऑफ 6 freedoms mentioned in article 19. Now there come some reasonable restrictions, exceptions when we talk about the right to freedom. पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या आता है कि हमारे पास आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए में व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं तब हम हेट स्पीच नहीं दे सकते, ठीक है। हेट स्पीच या फिर कोई ऐसी स्पीच हमने दी जो कि यूनिटी ऑफ इंडिया को तोड़ने की बात करता है, तो उस केस पे हमारा फ्रीडम लागू नहीं होगा, ठीक है। तब आप ये नहीं बोल सकते दिस इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं तो कुछ भी बातें कर सकता हूँ। तो अगर कोई आपने हेट स्पीच दी, आपने ऐसी कोई बात कही जिससे कि यूनिटी ऑफ इंडिया टूट सकती है, ठीक है, देयर कुड बी फ्रैगमेंटेशन इन द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो योर राइट विल बी कर्टेल्ड। सेकेंडली हम बात करते हैं एसोसिएशन की, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन कैन कम कि आपने एसोसिएशन तो बना लिया है, बट ये एसोसिएशन जो आपने बनाया है, is it mandatory that it has to be registered by the government? तो the answer is no, ठीक है, कि आपको एसोसिएशन रजिस्टर करना है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर इज नो, क्योंकि सिर्फ एसोसिएशन बनाने का राइट है, रजिस्टर करने की बात अलग हो जाती है। तो रजिस्टर करना जो है इज नॉट अ राइट एंड इज नॉट कंपलसरी फॉर यू टू रजिस्टर योर एसोसिएशन एज वेल। नाउ इफ वी सी दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 टेल्स यू अबाउट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। एज वी हैव सीन कि फंडामेंटल राइट जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है वाज इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, बट बिल ऑफ राइट्स क्या है, वी हैव they have absolute rights. Bill of rights are absolute in nature and fundamental right are qualified in nature, ठीक है। they are qualified which means reasonable restrictions are there. तो एब्सोल्यूट थे तो क्या होता था कि जब भी यहाँ पर किसी इंडिविजुअल का राइट इन्फ्रिंज होता था तो जुडिशरी जाती थी लेजिस्लेचर के पास एंड देन लेजिस्लेचर कुछ लॉज बनाता था ताकि जो उनके राइट हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सके। सो वी हैव लर्न अ लेसन फ्रॉम हियर, इसलिए हमने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हमारे यहाँ जो फ्रीडम्स हैं, जो राइट्स हैं, उनके साथ साथ वी ऑल्सो सी दैट वी हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू। नाउ वी सी कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए हमारी बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच आई हैव टोल्ड यू कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते या फिर आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिससे यूनिटी ऑफ इंडिया ब्रेक हो, ठीक है। नाउ व्हाट ऑल restrictions are there, the first restriction when we see कि कोई भी ऐसी बात जो आपकी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, कोई भी ऐसी बात जो सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर हो रही है एंड इट इज ब्रेकिंग इट, तो वो भी आपकी
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, आपका राइट कर्टेल हो जाएगा। तो आपके पास फ्रीडम है, बट आप उस फ्रीडम का गलत फायदा उठा के सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया ब्रेक नहीं कर सकते। सेकंड व्हाट कम्स, सिक्योरिटी, ठीक है। इन केस यू डू समथिंग विच ब्रिंग्स अ डेंजर अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो वहां पर भी आपकी फ्रीडम रद्द हो जाएगी। Thirdly, when we see that we have some friendly relations with other countries, but because of your some act, because of your some activity, अगर हमारे relations पे hamper होती है, हमारे relations बिगड़ते हैं, तो भी restrictions लग जाएगी, ठीक है। Fourthly, we see if there is disturbance in the public order, then also there is restrictions. Decency और morality, ठीक है। व्हेन वी सी कि अगर हमारे कंट्री में डिसेंसी या मॉरलिटी पे बात आती है एंड वो डिस्टर्ब होती है, तो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी सी व्हेन वी टॉक अबाउट सम फिल्म्स एंड ऑल, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वायलेंट एक्शंस है विच आर शोन इन द मूवी, और सम स्लैंग्स विच आर शोन इन द मूवी। तो उससे क्या है कि हमारे जो पब्लिक मोरालिटी है या फिर डिसेंसी है ऑफ द सोसाइटी कैन बी इन्फ्रिंज्ड, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्रिएटिव लिबर्टी है, बट क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब ये नहीं है दैट वी वॉयलेट द डिसेंसी, ठीक है। हम लोग कोई भी ऐसी चीज सोसाइटी में ब्रिंग कर दें जो कि नॉर्मलाइज हो जाए, तो हमें अपनी मूवीज वगैरह पे भी इतना ध्यान देना पड़ेगा कि डिसेंसी ब्रेक ना हो, मोरालिटी ब्रेक ना हो, ठीक है। क्रिएटिव लिबर्टी है, बट उससे डिसेंसी खराब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के खिलाफ आप कोई भी बातें नहीं कर सकते, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड लास्टली विल बी इंक्रिमिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, आप किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि वो कोई ऑफेंस सोसाइटी में करे। तो दीज आर द सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। So when we see our article 19, we see that we have freedom of speech and expression, ठीक है। अब speech and expression बहुत explicitly mention नहीं किया गया है, there are some activities that we do which are implicit, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ implicit भी interpretation किया है, जैसे for example if I am flying a national flag, ठीक है, if I am casting a vote, freedom of press, it is not mentioned explicitly in the constitution, but it is interpreted implicitly कि हमारे पास freedom of press भी है। I'll write it, ठीक है। freedom to remain silent, ठीक है। so these are also considered as expression, ठीक है। अगर मैं शांत हूँ, अगर मैं साइलेंट हूँ, ठीक है, जैसे वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी ऑल्सो हैव फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट विच इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी ऑल्सो हैव फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट विच इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। वी ऑल्सो हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दीज आर ऑल a certain kind of expression that we have and given by article 19 implicitly, ठीक है। these are implicit in nature, these are not written in the constitution, if you go and find it you will not get one because these are implicit in nature. Next we'll see reasonable restrictions. If we see article 19 part 3 part b, which tells about the reasonable restrictions in part 3, okay. So b means that we were talking about the assembly. The A part was speech and expression and B was assembly. तो assembly में पहला क्या होगा, that you can assemble anywhere, but sovereignty and integrity hinder नहीं होनी चाहिए. Secondly, public order. So these are the two reasonable restrictions that we see in Article 19 Part B. First is the sovereignty and integrity of India which cannot be infringed. Secondly, the public order. Third, we see the reasonable restrictions of Article 19 which comes in Article 19 subpart 4.
which are for C. The C we saw that assembly के बाद क्या आता था? Association. तो reasonable restriction on association was sovereignty. First was sovereignty and second is public order. ठीक है, तो you can make any association but you have to keep in mind that sovereignty or public order harm नहीं होना चाहिए. Now the question comes कि when we talk about the association, freedom of making an association, तो क्या हमारे पास right to strike भी है? ठीक है, do we have right to strike? Right to strike, which is an implicit right in right to freedom and part C of the uh, 6 freedoms that we have. ठीक है, so the answer is that it is not a part of right to freedom. This is not our fundamental right, but अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हेन वी रीड अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वी सी दैट इफ एन इंडस्ट्री एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड दैट देयर आर सम राइट्स रिगार्डिंग यू कैन से वर्किंग आवर्स और इंक्रीमेंट ऑफ द वेजेस, ठीक है, तो इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ राइट्स हैं जो कि एम्प्लॉय को नहीं मिले हैं, जो इन्फ्रिंज हो गए हैं, एंड ही हैज़ इंसाइटेड अबाउट इट, बट उसके बाद भी वो नहीं मिला है, देन तब आप राइट टू स्ट्राइक कर सकते हैं. ठीक है, इंटीमेशन ऑफ दीज राइट्स, इंटीमेशन ऑफ द राइट्स दैट वर मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट या फिर वर्किंग आवर्स, उस बारे में आप आवाज़ उठा चुके हैं एक बार, तब भी आपकी नहीं सुनी जा रही है अगर, तो फिर आप राइट टू स्ट्राइक कर सकते हैं. सो इट इज़ अ लीगल राइट वी कैन से, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट वी सी आर्टिकल 19 पार्ट 5 सब क्लॉज डी. तो डी में हमारा क्या था? फर्स्ट वाज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन वाज असेंबली, थिर्डली वाज एसोसिएशन. एसोसिएशन के बाद वी मूव टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जब हमने मूव किया तो पहला क्या हमारा रिस्ट्रिक्शन लगता है कि इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. व्हाट डज इट मीन? दैट कि हम रोड जैम करके नहीं बैठ सकते. हम ये नहीं बैठ सकते कि भाई हम लोग का राइट टू फ्रीडम है दैट वी कैन मूव फ्रीली, तो हमने रोड्स जैम कर दी, हमने कुछ भी कर दिया जो हमारे मर्जी में आया. तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये भी है कि इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. सेकेंडली वी सी दैट जो एरियाज हैं जो स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, ठीक है, विच इज़ प्रोटेक्टेड फॉर द स्केड्यूल्ड ट्राइब, तो वो एरियाज में हम नहीं जा सकते कि हम लोग बोले कि हमें तो कहीं भी चलने की आज़ादी है तो हम लोग कहीं भी चले जाएं. तो दिस इज़ नॉट अलाउड बिकॉज हमारे पास ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे ऊपर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम स्केड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं जा सकते. और अगर हम कोई भी ऐसा मूवमेंट करें जो जनरल पब्लिक को हार्म करे या फिर उनकी डेली एक्टिविटी डिस्टरप्ट करे, तो वो भी नहीं पॉसिबल है. देन वी कम ऑन टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 एंड ई. देन वी सी कि मूव कर लिया हमने, ठीक है, वी मूव टू द पार्लियामेंट. नेक्स्ट वाज सेटलमेंट. तो सेटलमेंट भी हमारी इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में होगी. ठीक है, आपका जो सेटलमेंट है वो ऐसी जगह नहीं हो सकता है जिससे कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो. इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. एंड सेकेंडली जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर आप नहीं रिज़ाइड कर सकते. ठीक है, आप सोचो कि मुझे तो अधिकार है मैं कहीं पर भी रिज़ाइड कर लूँ, तो ऐसा नहीं है. देयर आर सम प्रोटेक्शंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो आप वहाँ रिज़ाइड नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट वी सी दैट द लास्ट फ्रीडम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट विच वाज प्रोफेशन. तो प्रोफेशन के लिए भी दो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फर्स्टली
interest in general public, ठीक है, it should be in the interest of general public. And secondly, you should have the required qualifications for the professions that you are willingly to continue. तो आपकी जो qualifications हैं कुछ भी प्रोफेस करने के लिए, योर qualifications, academic qualifications हो या technical qualifications हो, whatever the required qualifications are there, वो आपको fulfill करना पड़ेगा, तभी आप प्रोफेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पास प्रोफेशन का अधिकार है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ बिना किसी क्वालिफिकेशन के। सेकेंडली, when it comes to the reasonable restrictions that we have in the constitution, तो reasonable restrictions का जो scope है is a little wider, ठीक है, is a little wider, because we see कि हर एक freedom के बाद हमें restrictions हैं। तो this is a question that is generally put up कि इतने सारे restrictions हैं, तो क्या हम अपने जो rights हैं उनको actually enjoy कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टेट है उसकी भी ये पावर है दैट इट कैन इम्पोज सर्टेन लॉज जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का दायरा जो है वो बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ पावर फॉर ऑफ अ स्टेट कि वो अपना जो पावर है ऑफ इम्पोजिंग लॉज उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट अराइजेज। Next, we move on to, so next article is Article 20, which is protection in respect of conviction of offense. ठीक है, तो if you are convicted for doing for performing some offense, तो उस पे आपकी क्या protection होगी, we'll see in Article 20. Article 20 provides protection against arbitrary action and excessive punishment for an accused person. ठीक है, it is available to citizens, foreigners and legal persons. मतलब it is available to all. Now, the first thing that we see here is no ex post facto law. A person cannot be punished for an act that was not an offense at the time it was committed. ठीक है, so what does it mean? See, now I'll tell you that there are two kind of laws. ठीक है, there are two kind of law that we see. First is perspective law, ठीक है, and second is retrospective law. ठीक है, what does it mean? It means कि जो आपका पर्सपेक्टिव लॉ जो है वो बात करता है कि जैसे आज मैंने एक कानून बनाया, ठीक है, आज मैंने कानून बनाया, द लॉ मेड टुडे, ठीक है, आई मेड अ लॉ टुडे। तो इसके आगे जाके मतलब आगे इन फ्यूचर की लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं कोई लॉ आज बनाती हूँ तो वो आगे अप्लाई होगा, ठीक है, दिस इज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि मैंने अगर आज लॉ बनाया तो वो बैकडेट में भी जाके अप्लाई हो सकता है, ठीक है, बैकडेट में भी जाके अप्लाई हो सकता है और आगे तो हो गई, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप या फिर, तो ये जो लॉज हैं पर्सपेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव, ये हमेशा हर जगह नहीं लग सकते। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉज, ठीक है, जब हम क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉज में आपका आ जाता है मर्डर, रेप, डिकॉइटी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के केस में क्या होता है कि पर्सपेक्टिव लॉ बनता है, पर्सपेक्टिव अमेंडमेंट होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव अमेंडमेंट मतलब कि आज ये लॉ बना है तो आगे फॉलो होगा। रेट्रोस्पेक्टिव के केसेस में ये सिर्फ सिविल केसेस में लगता है। सिविल केसेस में वी कैन सी पर्सपेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव बोथ,
ठीक है? ताकि आपका राइट्स इन्फ्रिंज ना हो सके, ठीक है? For example, if we see in 2025, there was no law against doing X. X मतलब doing a certain crime, ठीक है? But I do the crime in X. I do the crime X in 2025 and 2026 में उसके ऊपर law बन जाता है that making X is a crime. So now I cannot be punished uh, in 2026 for the crime I have done in 2025. ठीक है? तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो लॉ है वो 2 टाइप का होता है। The law we have is of 2 type. First is perspective and second is retrospective. पर्सपेक्टिव मतलब कि आज मैंने कोई लॉ बनाया तो उसका एप्लीकेशन आगे इन द फ्यूचर हम उसका लॉज जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है? विच इज़ नॉर्मली इन द नॉर्मल सिचुएशंस वी सी कि अगर आज कोई लॉ बना है तो ऑब्वियसली वो आगे फ्यूचर में अप्लाई होगा। इन द केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव वी सी दैट अगर आज कोई लॉ बना है तो उसका एप्लीकेशन बैकडेट में भी जाके हो सकता है, ठीक है? दिस इज द केस ऑफ सिविल मैटर्स, ठीक है? क्रिमिनल केसेस में हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लेते हैं, हम सिर्फ सिविल मैटर्स में लेते हैं बिकॉज कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी लॉज ऐसे आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉज ऐसे आ सकते हैं, टैक्स लॉज ऐसे आ सकते हैं जो कि फिजिकल ईयर की बात करते हैं, ठीक है? तो फिजिकल ईयर 1 साल पहले का होता है, लाइक आई टेक द फिजिकल ईयर ऑफ 2026 तो इट विल बी 2025 टू 26, ठीक है? 2026 टू 27, ठीक है? इफ आई टेक द फिजिकल ईयर तो वो बैक डेट में जाके बनता है, तो प्रॉपर्टी लॉज और कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो हैं वो बैक डेट में जाके बनते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव के केस में विच इज द सिविल मैटर, उसके केस में बैकडेट पे जाके लॉज बन जाते हैं। द नेक्स्ट वी सी इज नो डबल जीओपार्डी, ठीक है? नो डबल जीओपार्डी मतलब अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है? तो जो डबल जीओपार्डी का कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जीओपार्डी, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वर्डिंग्स उसकी ऐसी है, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है विच एक्सप्लेन्स समथिंग लाइक डबल जियोपार्डी, ठीक है? तो ये वर्ड हमने यूएस से लिया है, दिस वर्ड इज फ्रॉम यूएस, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इट मीन्स, ठीक है? डबल जियोपार्डी मतलब दैट यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ट्वाइस, मतलब अगर मुझे किसी क्राइम की सजा मिली है फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ सपोज इन वन स्टेट, तो मुझे दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट सेम ऑफेंस पे पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है? मतलब इफ आई गॉट अ पनिशमेंट ऑफ 5 years फ्रॉम अ स्टेट court, I cannot get another 10 years or 5 years a conviction from another state for the same offense. But in case we see, we have a departmental proceeding or departmental कुछ actions ऐसे हैं, तो उसको हम डबल जीओपार्डी में नहीं लेंगे। For example, if if a person Y, if a person Y did a crime, ठीक है? Did a crime like he did a corruption, ठीक है? उसने करप्शन किया, तो उस पे उसको 5 years या 10 years या व्हाटएवर द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है, उसको सपोज 15 years की पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? 15 years की पनिशमेंट उसको मिलती है बाय कोर्ट। नाउ व्हाट एल्स हैपेंस कि अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसको टर्मिनेट कर दिया फॉर एग्जांपल, या फिर अगर किसी कॉर्पोरेट में है तो उसको वहां से निकाल दिया, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस कि वो बोल सकता है कि आई ऑलरेडी गॉट अ पनिशमेंट विच वॉज 15 years कॉन्विक्शन, मुझे मिल चुका है, तो मुझे टर्मिनेट क्यों किया? मतलब दिस इज अ डबल पनिशमेंट इन माई केस। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज वेन वी रीड डबल जियोपार्डी तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब आपने जो कॉन्वेक्शन किया है वो तो ठीक है, मतलब यू गॉट अ पनिशमेंट ऑफ 15 years वो तो ठीक है, बट अगर डिपार्टमेंट ने भी कोई पनिशमेंट आपको दी है तो वो डबल जियोपार्डी में नहीं काउंट होगा। मतलब आप करप्शन करके फिर से अपनी सीट पे जाकर नहीं बैठ सकते हो कि ठीक है कर लिया जो हो गया, बट नाउ आई एम स्टिल एन ऑफिसर। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर हो जाती है, इफ यू आर टर्मिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट, यू कैन नॉट से कि डबल जियोपार्डी
लग रही है. Thirdly, if we see no self incrimination. No self incrimination means a person cannot be compelled to give evidence against himself or herself. मतलब अगर आप पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती है कि आप कॉन्फेस करो क्राइम. बट इन सम केसेस दैट वी सी कि अगर मैं जुडिशियल कस्टडी में हूँ और पुलिस ने बोला कि सिग्नेचर करो या फिर मुझे थंब प्रिंट दो या फिर मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करो, तो आई कैन नॉट से दिस इज अ सेल्फ इंक्रिमिनेशन दैट द पुलिस इज डूइंग, क्योंकि ये टेस्टिमनी नहीं है, ये फिजिकल एविडेंस है जो कि पुलिस मुझसे ले सकता है. तो देर आर फ्यू केसेस जो कि फिजिकल एविडेंस के अंदर आते हैं, टेस्टिमनी के अंदर नहीं आते, तो दीज कैन बी कलेक्टेड बाय द पुलिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन और आता है दैट व्हेन वी सी नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट थोड़ा सा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर established by law. It is available to both citizens and non-citizens. So what happens कि जो हमारे पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारी जुडिशरी है, तो व्हेन द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950, तब क्या था, 1950 में क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया था, दे वो पार्लियामेंट्रीज, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पदों पर थे वो, कोई पीएम है, कोई मिनिस्टर है किसी स्टेट का, ठीक है, कोई मिनिस्टर है. तो उस टाइम जो हमारी जुडिशरी थी, जुडिशरी वॉज वेरी पैसिव, ठीक है, बहुत पैसिव थी, क्योंकि तब क्या था कि जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो फिर जो पार्लियामेंट्रीज थे, जो लॉज जिन्होंने बनाए, तो वो ज़्यादा लेजिटिमेट थे, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी ये सोचता था या फिर पूरा कंट्री ये सोचता था कि इन्होंने सारे लॉज बनाए हैं तो सब ठीक ही होगा. तो फिर जुडिशरी जो था थोड़ा सा बैकफुट में रहता था, ठीक है, इतना आगे बढ़ के जजमेंट्स नहीं देता था, थोड़ा सा पैसिव में हम देखते हैं कि जुडिशरी के जो एक्शंस थे, दे वर लिटिल पैसिव इन नेचर, ठीक है, बिकॉज बिकॉज पार्लियामेंट हैड लेजिटिमेसी, पार्लियामेंटेरियंस हैड लेजिटिमेसी, क्योंकि उन्होंने लॉज बनाए. उस टाइम हम लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था. तो नाउ व्हेन वी सी जुडिशरी in the today's case, we see judiciary has evolved a lot, ठीक है, we have seen that judgments of judiciary has evolved. When we see AK Gopalan case and Menka Gandhi case, we can see how the judiciary has evolved. When we talk about Article 21, we see that Article 21 talks about right to life and personal liberty. Now, if we think about it, that why do we need this article? Why do we need? हम इसके अगर प्रिंसिपल एस्पेक्ट पर आए कि हमें ज़रूरत क्यों है इसकी, आई कैन ऑल्सो से कि जो प्रियम्बल है उसमें वी हैव स्टार्टेड विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हमने लिया है यूएस से, ठीक है, और यूएस ने कहाँ से लिया है, फ्रॉम अ फेमस थिंकर रूसो का आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उनका ये आइडिया है. उनका एक और आइडिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सो वी कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट between the government and the people. So this is the idea that is taken by the Rousseau. And preamble में when we see कि हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग की है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या हमें दिखाता है, दैट पीपल इज द सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, वी हैव डिराइव द पावर फ्रॉम द पीपल, ठीक है, द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. Now, when we see the exceptions of Article 21, when we come on to the exceptions, तो क्या इसका exception है जो मैंने discuss किया है यहाँ पर भी, that except according to the procedure established by law. What does procedure established by law means? Procedure established by law means that हमारे पास right to life है, ठीक है, but except procedure established by law, मतलब in case judiciary gives a person, punish a person कि इसको हैंग कर दो या इसको मृत्यु दंड दे दो,
तो वो पर्सन ये क्लेम कर सकता है कि आई हैव राइट टू लाइफ, यू कैन नॉट हैंग मी। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लेकर आए हैं कि you have right to life, but there is also procedure established by law। मतलब लॉ हमें बताएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, लॉ कैन लिमिट योर फ्रीडम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर established बाय लॉ। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो प्रोसीजर established बाय लॉ है ये आर्बिट्रेरी हो सकता है क्या, मतलब इज दिस अ फेयर प्रोसीजर और नॉट। व्हेन वी लुक into the cases like A.K. Gopalan case और मेनका गांधी केस, जो जुडिशरी हैज इवॉल्व्ड। ठीक है, हाउ इट इज इवॉल्व, कि पहले क्या था कि जुडिशरी के पास अगर हम जाते थे लेकर दैट समथिंग एग्जीक्यूटिव हैज डन, फॉर एग्जांपल इन A.K. गोपालन केस अगर हम देखते हैं, A.K. गोपालन केस विच वाज बिटवीन 1950 टू 1960, उस टाइम जुडिशरी जो थी वो बहुत ही पैसिफिक फेज में थी, पैसिव फेज में थी। तो हम देखते हैं कि ए.के. गोपालन केस को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया गया था। तो ही वेंट टू द जुडिशरी एंड ही सेड दैट मुझे डिटेन कर लिया है, तो फिर व्हाट कैन हैपन, जुडिशरी कैन ओनली लिमिट द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो पार्लियामेंट्री के किसी भी लॉज पे, इवन इफ दो वो आर्बिट्रेरी लॉज हो, उस पे वो रूल आउट नहीं कर सकती थी, बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस व कंसिडर्ड वेरी लेजिटिमेट, उनके जो लॉज हैं वो बहुत लेजिटिमेट हैं, और जुडिशरी को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतना पावर भी नहीं था। तो उस टाइम पर फॉर डिफरेंट सिचुएशंस थी। बट इन केस नाउ, व्हेन आई टॉक अबाउट नाउ, आफ्टर द मेनका गांधी केस, आफ्टर द मेनका गांधी केस दैट वी सी, इट वाज इन लेट 70s। तो क्या हुआ कि जुडिशरी ने बोला कि वी कैन लिमिट द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट वी कैन ऑल्सो लिमिट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब नाउ वी कैन सी दैट इफ द प्रोसीजर्स आर फेयर और नॉट। सो नाउ अब क्या हुआ कि वो एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, विच इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विच इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, टेकन बाय अगेन यूएस। तो जुडिशरी ने बोला दैट नाउ वी हैव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विच मीन्स हम ये भी देखेंगे कि जो लॉज बन रहे हैं, जो कंटेंट है, दैट इज फेयर और नॉट। ठीक है, फेयरनेस भी देखी जाएगी, मतलब फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर विल ऑल्सो बी सीन। So this was the due process of law that we have seen. Due process of law also means that it has to be rational, in the sense due process of the law also means that the law has to be rational and substantial in the aspect. Next we see that Supreme Court has said, we'll come back to the slides that we have. Supreme Court has interpreted life in a broader sense. ठीक है, now we see life, I told you life does not mean that you should barely be alive, you should have a dignified life। ठीक है, तो it is used in a broader sense by Supreme Court। Here when we see under Article 21 protection of life and liberty, we see that there were many interpretation of life, that we have right to travel abroad। Okay, wait a minute, we have the right to travel abroad, we have right to free legal aid, right to speedy trials. It is given in a Lakshmikant. If you uh, see the table here, so it will tell you the right, it will tell you the cases from which we have interpreted the broader sense of the life here. So these are some rights that are interpreted by Supreme Court. These are some broader sense of life that is interpreted by Supreme Court, जो कि can be asked a lot in the question in the paper। तो आप एक बार ये लिस्ट देख लेना, because there are too many, there are 39 articles, sorry 39 interpretation of rights। It could be, for example, right to appropriate life insurance, we does not pay attention to it, but a question can come कि right to appropriate life insurance जो है, या right to family pension है, ये लाइफ के उसमें आते हैं कि नहीं। तो देयर कुड बी अ ट्रैप क्वेश्चन व्हेन वी सी कि
सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया है लाइफ को। तो जस्ट सी द लिस्ट एक दो बारी और यू विल गेट अ सेंस ऑफ इट। तो इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो देयर। मतलब जब हम डिग्निटी की बात करते हैं तो हम एजुकेशन की भी बात करते हैं। तो फिर आर्टिकल 21A जो है, विच इज आर्टिकल 21A विच इज एन अमेंडमेंट जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002, वहाँ से आया है, विच गारंटीज कि जो बच्चे हैं फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज गेट अ राइट टू एजुकेशन बाय 86th Amendment Act 2002. Article 21 guarantees not merely animal existence but the right to live a dignified life. So everybody has a right to dignified life. If the police arrest a person, they cannot keep the person in jail without the following legal procedure. I have told you what are the procedures established by law. Even though you are convicted, uh, the Supreme Court has clearly mentioned that you can enjoy your right to life, you can enjoy your right to liberty, but the procedure established by law. मतलब in case if you do some conviction, if you do some offense, तो आपका जो राइट टू लाइफ है वो आपसे छीन लिया जा सकता है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है, लाइक इम्प्लिसिटली आ गया है। It's not mentioned in the constitution, but implicitly we have seen that due process of law is also used by the judiciary. Next we see the exceptions of right to life. Firstly we can see that euthanasia के cases हम देखते हैं। What is euthanasia? Euthanasia is like if a person is going on with some pain or life causing injury or life causing disease, तो उसको ये right है कि वो अपना life, we can take away the life, ठीक है, by some procedure like active and passive. I'll tell you what are these. But one thing you have to make very sure here, that when you have right to life, it does not mean that you have right to death also, ठीक है। इथनेशिया तभी एक्टिव हो सकता है जब आप एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप किसी पेन से गुजर रहे हो, आप किसी इंजरी या फिर ऐसी डिजीज से गुजर रहे हो विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू टू लिव, देन यू ऑल्सो हैव अ राइट फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ में क्या है कि एथनेशिया एक्टिव हो सकता है एंड देन यू कैन टेक अवे द लाइफ, और some activities can be done to take away the life. For example, in active euthanasia आपको कोई lethal dose दे सकते हैं, ठीक है, आपको कोई डोज ज़्यादा दे सकते हैं या फिर आपको इंजेक्शन ऐसा दे सकते हैं जिससे कि your life can be terminated. And when we talk about passive euthanasia which is active in India, ठीक है, मतलब passive euthanasia ही हमारे यहाँ दिया जाता है। पैथिव यूथनेशिया ऐसे इट्स नॉट बहुत कॉमन, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें हमने पैथिव यूथनेशिया दिया है। पैथिव यूथनेशिया में क्या होता है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल सपोर्टिंग सिस्टम होता है, उसको टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो पर्सन डाइज। तो वी हैव फर्स्ट इंस्टेंस हमने जो देखा था वो अरुणा शानबाग केस था, वेयर वी सॉ द implication of passive euthanasia in India. तो पैसिव euthanasia जो है इट इज़ ओनली वैलिड इन इंडिया, अभी एक्टिव हमने नहीं यूज़ किया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो आई थिंक। So that's it for the video, and I'll see you in the next class and we'll be continuing the remaining articles. And thank you for the video. Thank you for watching the video and I hope you like it.